नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और हमारा जो सेशन चल रहा है यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट्स, तो आज हम फिर से एक बार सभी यूनिट के क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं जो कि एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बनाया गया है। टोटल 50 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे और ये आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कुछ नए क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड बोल सकते हैं या कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि छात्र के शरीर के वजन के संबंध में स्कूल बैग के वजन के लिए निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की जाती है। तो अमूमन आपने न्यूज़पेपर्स वगैरह में सुना होगा, एक बार सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किया था कि बच्चों का जो बैग है वो बहुत ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए। बहुत छोटे बच्चे रहते हैं, उन पर बहुत बड़ा बड़ा एक तरह से बैग लाद दिया जाता है, बहुत ज़्यादा वजनी बैग लाद दिया जाता है। तो कितना परसेंट शरीर के वजन का? 5%, 15% या 25% या फिर 10%? सही आंसर है आपका शरीर के वजन का 10% वेट जो है वो बैग का होना चाहिए। टेनर और टेनर 1980 के अकॉर्डिंग वे पाठ्यक्रम को कैसे परिभाषित करते हैं? इन्होंने पाठ्यक्रम को कैसे परिभाषित किया है टेनर और टेनर ने 1980 के अकॉर्डिंग? तो टेनर और टेनर ने पाठ्यक्रम के लिए क्या कहा? सीखने की एक योजना कहा है, या पाठ्यक्रमों का एक व्यवस्थित समूह है, या ज्ञान और अनुभव का पुनर्निर्माण है? सही आंसर आपका जो है, इन्होंने कहा है कि सामग्री और प्रक्रियाओं को एक पदानुक्रम में व्यवस्थित किया गया है। इसे पाठ्यक्रम को इस रूप में इन्होंने परिभाषित किया है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 की जो है, इसके अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राथमिक विद्यालय में बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? तो प्राथमिक विद्यालय की बात की जा रही है, तो ये कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालय में मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। तो बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग उसे संवाद करने के लिए या संप्रेषण के लिए करना चाहिए। फिर से एनईपी 2020 के अनुसार एनसीएफएसई का मतलब क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर प्री स्कूल एजुकेशन, या नेशनल कमिटी फॉर स्कूल एजुकेशन, या नेशनल कमिटी फॉर फोकस इन स्कूल एजुकेशन। सही आंसर आपका हो जाएगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। अगला प्रश्न है शिक्षकों के लिए सतत व्यावसायिक विकास सीपीडी गतिविधियों का उद्देश्य क्या है? तो सीपीडी जो गतिविधियां होती हैं उनका उद्देश्य शिक्षकों के लिए क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर है आपका छात्र प्रदर्शन को बढ़ाना ही इसका उद्देश्य होता है, छात्र प्रबंधन को बढ़ाना। बाकी के ऑप्शन आप हटा सकते हैं, पेशेवर लाइसेंस, व्यक्तिगत रुचि और विकास, ये नहीं है, बल्कि मुख्य जो सीपीडी का उद्देश्य है वो छात्रों के प्रदर्शन को बेहतर करना है। अगला क्वेश्चन है एनआईएलपी के संबंध में। तो ये भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, अनुमोदित कार्यक्रम है। इसका प्राथमिक उद्देश्य हमें बताना है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रख सकते हैं। पहले तो एनआईएलपी की फुल फॉर्म, चलो फुल फॉर्म मैं बता दे रहा हूँ आपको। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म हो गया। तो एक तो ये बात ध्यान रखिए। दूसरा जो है आपको ये जो एनआईएलपी है, तो इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा, अब आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन, क्योंकि 15 और एबव बोला गया है इसमें कि 15 साल या 15 साल से ऊपर के बच्चों के लिए यह कार्यक्रम है एक तरह से। तो बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करना, ये वैसे भी एलिमिनेट हो गया। केवल वयस्कों को मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्रदान करना। तो मूलभूत साक्षरता और ज्ञान केवल नहीं है, बल्कि बच्चों और युवाओं को, यहाँ भी बच्चे आ गए तो बच्चों के, छोटे बच्चों के लिए नहीं है, 15 और एबव है। और लास्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं, वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करना और आजीवन सीखने को बढ़ावा देना। तो वयस्क शिक्षा के लिए है 15 और एबव की बात यहाँ पर की गई है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा विद्यांजलि पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यांजलि पहल का मुख्य उद्देश्य हमें बताना है। स्कूलों को वित्तीय सहायता प्रदान करना,
यह समुदाय और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से स्कूलों को मजबूत करना, छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं आयोजित करना या स्कूलों में पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देना। सही आंसर जो है आपका इसका है समुदाय और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से स्कूलों को मजबूत करना। तो ये एक किस तरह का कार्यक्रम है जिसमें जो है समुदाय और निजी क्षेत्र की भागीदारी के द्वारा स्कूलों को मजबूत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में बुनियादी शिक्षा यानी जो बेसिक एजुकेशन है इसकी योजना किसके आदर्शों पर बनाई गई? तो ये आसान सा प्रश्न हो गया। ये महात्मा गांधी के आदर्शों पर बनाई गई थी। 1937 में वर्धा सम्मेलन होता है, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी कर रहे होते हैं। वहीं से आपका बेसिक शिक्षा या नई तालीम एक तरह से बेसिक शिक्षा का कॉन्सेप्ट वहीं से निकल के आया था। शिल्प आधारित शिक्षा की वो बात करते हैं। मैं शिक्षा के साहित्यिक पक्ष की अपेक्षा सांस्कृतिक पक्ष को अधिक महत्व देता हूँ। यह कथन किस शिक्षा शास्त्री ने दिया है? तो यहाँ पर देखिए साहित्यिक पक्ष की अपेक्षा सांस्कृतिक पक्ष को अधिक महत्व दिया जा रहा है। कौन से व्यक्ति हैं? टैगोर साहब हैं, नेहरू साहब हैं या जाकिर हुसैन या फिर महात्मा गांधी? सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है अभिकर्मित अध्ययन, अभिकर्मित जो अनुदेशन है आपका प्रोग्राम लर्निंग भी हम इसे कहते हैं, इसका जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका जन्मदाता जो है ये क्वेश्चन काफी रिपीट भी होता है, स्किनर इसके फाउंडर माने जाते हैं। शिक्षा को प्रकृति की ओर वापस जाने का सिद्धांत, प्रकृति की ओर लौटो का सिद्धांत एक तरह से, तो ये तो प्रकृतिवादी कहते हैं, इनमें रूसो का ये स्टेटमेंट है। शिक्षा का वैयक्तिक लक्ष्य बालक को क्या बनाता है? अब देखिए वैयक्तिक लक्ष्य की बात कर रहे हैं, जो व्यक्तिगत लक्ष्य है एक तरह से सहयोगी व्यक्ति, वियुक्त व्यक्ति, विचार शून्य व्यवहार या आत्मानुभूत व्यक्ति? सही आंसर आपका हो जाएगा आत्मानुभूत व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है किसके अनुसार सत्य वह है जो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सके? कौन कहता है? प्रकृतिवाद, अस्तित्ववाद, यथार्थवाद या व्यावहारिकतावाद? सही आंसर आपका हो जाएगा यथार्थवाद के अनुसार सत्य वो है जिसे प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। जीवन के नैतिक मूल्य दर्शन के किस सिद्धांत से संबंधित हैं? अगर नैतिक मूल्यों की बात यानी एथिकल वैल्यूज की बात की जा रही है तो वैल्यूज के अंतर्गत आ जाएगा मूल्य मीमांसा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकृतिवाद ने किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन किया है? अनुशासन की अगर बात की जाए तो प्रकृतिवादी जो हैं ये मुक्त्यात्मक अनुशासन प्रेफर करते थे, क्योंकि इनका मानना है कि बच्चों को प्रकृति में छोड़ दिया जाए, उससे अगर तकलीफ होगी तो वो खुद ही उससे सीखेगा। यानी ठंड में रख दिया जाए तो वो ठंड में रहने के कारण वो ये सीख जाएगा कि ठंड के दौरान कपड़े ज़्यादा पहनने होते हैं। तो इस तरह का सिद्धांत प्रकृतिवादी मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात करते हैं, जबरदस्ती वो अनुशासन थोपने की बात नहीं करते हैं। थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया था, तो थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि या प्रयत्न एवं त्रुटि भी बोल सकते हैं, या प्रयास एवं भूल का सिद्धांत भी हम इसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है ये कोहलर का हो गया। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत आपका पावलॉव का हो गया। विद्यालय के संचालन के लिए आवश्यक हैं, विद्यालय के संचालन के लिए विद्यालय संगठन जरूरी होता है, विद्यालय प्रबंधन भी जरूरी है, विद्यालय प्रशासन भी जरूरी है। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम के विभिन्नीकरण के विचार सर्वप्रथम प्रतिपादित किए थे? ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। पाठ्यक्रम के विभिन्नीकरण की बात कर रहे हैं और सबसे पहले किसने प्रस्तावित किए थे? हंटर कमीशन ऑप्शन है, अंग्रेज मिशनरी या वुड रिपोर्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर जो वुड डिस्पैच था 1854 का, इसमें जो है सबसे पहले पाठ्यक्रम के विभिन्नीकरण के विचार प्रस्तुत किए गए थे। निजी विद्यालय की आय के स्रोत होते हैं, जो आपका प्राइवेट स्कूल है उसकी अक्षय विधि हो गया, अनुदान हो गया, दान हो गया, ये सभी जो है उसके आय के स्रोत होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है निम्न में से कौन सी एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? अच्छे परीक्षण की विशेषता कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर देख सकते हैं वस्तुनिष्ठता। अच्छे परीक्षण के लिए वस्तुनिष्ठ होना उसका जरूरी है। अस्पष्ट शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं, ये पूरा स्टेटमेंट ठीक से पढ़ना है। अस्पष्ट शब्दों का उपयोग नहीं, तो अच्छा परीक्षण वही तो होगा जिसमें अस्पष्ट शब्द नहीं होंगे। व्यक्तिनिष्ठता आपका जो है इसकी विशेषता नहीं है, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। व्यक्तिनिष्ठता मतलब किसी व्यक्ति विशेष के
दृष्टिकोण पर वो आधारित नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं किसी का जो इंटरव्यूज होते हैं वहाँ पर वो व्यक्तिनिष्ठ हो जाता है कि उस व्यक्ति ने आपको क्या पूछा, उसका जवाब आपने किस तरह से दिया, उसने उस हिसाब से आपके व्यक्तित्व का निर्धारण कर लिया। नकारात्मक शिक्षा, निषेधात्मक शिक्षा का भी इसे कहते हैं हम। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? फिर से काफी टाइम बाद ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ये रूसो का स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है, यथार्थवादी ज्ञान मीमांसा निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्ञान की संस्तुति करेगा? तो यथार्थवादी जो ज्ञान मीमांसा है वो किस प्रकार के ज्ञान की संस्तुति करेगा? तो यथार्थवादी यानी जो वास्तविक है उसी को मानते हैं। प्रेरणादायी ज्ञान नहीं हो सकता है। अनुभव निरपेक्ष ज्ञान की संस्तुति करेगा यथार्थवादी ज्ञान मीमांसा। निम्न में से किशोरावस्था की विशेषता है? तो ये आसान सा प्रश्न हो गया। तीव्र शारीरिक विकास, मानसिक तनाव, संवेदनशील प्रकृति या फिर ये सभी? आंसर कीजिए जरा। तो आंसर जो हो जाएगा आपका, देखिए तीव्र शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक तनाव भी रहता है इसमें, और सेंसिटिव होते हैं काफी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक छात्र परीक्षा में ठीक है, एक छात्र परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए परिश्रम कर रहा है क्योंकि उसके पिता ने नया कंप्यूटर दिलाने का वादा किया है। इसका आधार क्या है? अब देखिए इस तरह के प्रैक्टिकल अप्रोच पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑप्शन देख सकते हैं कि कंप्यूटर दिलाने का वादा किया है, तो ये कौन सी प्रेरणा है? एक तरह से आंतरिक प्रेरणा तब होती जब वो केवल कंप्यूटर के लालच से अच्छे अंक लाने की कोशिश नहीं करता। ये क्या हो जाएगा? ये आपका बाह्य प्रेरणा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दीक्षा से संबंधित एक राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी ढांचा है। दीक्षा पोर्टल की यहाँ पर बात की जा रही है। तो दीक्षा पोर्टल से किससे संबंधित बुनियादी ढांचा है? तो ये शैक्षिक रिसोर्सेज से संबंधित बुनियादी ढांचा है। अगला प्रश्न है आपके सामने, राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण SSSA ये हो जाएगा। और एस का मतलब हो गया आपका स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। तो इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य जो इनमें से सही हो जाएगा, ऑप्शन आप स्कूलों में शिक्षकों के वेतन की निगरानी ये नहीं करता है, सभी स्कूलों के लिए मानकों का न्यूनतम सेट स्थापित करना। तो मानकों का न्यूनतम सेट ये स्थापित करता है। निम्न में कौन सा दूसरों से, तो जो दूसरों से अलग होगा उसको चुनना है। यहाँ पर देखिए प्लेटो इंडियन एजुकेशनल थिंकर है, महात्मा गांधी भी हैं, श्री अरविंदो भी हैं, कार्ल मार्क्स जो हैं ये इंडियन एजुकेशनल थिंकर नहीं है। मनुष्य मात्र के विकास हेतु स्वामी विवेकानंद के विचार एवं सिद्धांत क्या थे? तो उन्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए या शिक्षा को मनुष्य के अंतर्निहित, ये परिभाषा हमने पढ़ी है तो ये आसानी से आप आंसर भी लगा सकते हैं। अंतर जगत का विकास करना यानी जो अंतर्निहित पूर्णता है उसका विकास करना, ये विवेकानंद जी ने कहा है। इससे मनुष्य मात्र को गरीबी एवं असहाय स्थिति से उबरने में सहायता प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वयं के लिए जो वह बनाता है वही व्यक्ति है, इस विचार का समर्थक कौन सा दर्शन करता है? तो स्वयं के लिए, हम स्वयं के लिए जो बनाते हैं वही, हाँ वही एक तरह से व्यक्ति है। इस विचार का समर्थन कौन सा दर्शन करता है? तो ये आधारित है आपका यहाँ पर देखिए ये अस्तित्ववाद पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। स्वयं के यहाँ पर देखिए अध्ययन, अनुभव या शिक्षण के माध्यम से ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण या मूल्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जब हम अनुभव से या शिक्षण के माध्यम से ज्ञान, कौशल या दृष्टिकोण या फिर मूल्य प्राप्त कर रहे हैं तो ये प्रक्रिया तो सिंपल हो गया, ये अधिगम की प्रक्रिया है यानी सीखना आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। व्यावहारिक तर्क संगत दृष्टिकोण के समर्थन में पाठ्यक्रम निर्माण की क्रमिक प्रक्रिया क्या है? तो क्रमिक प्रक्रिया यहाँ पर पूछी गई और ये ठीक से देखना। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, लक्ष्य और उद्देश्यों के साथ शुरुआत की जाती है, फिर सामग्री और सीखने के अनुभवों को अनुक्रमित किया जाता है और अंत में परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 के अनुसार संपूर्ण विकास से संबंधित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? संपूर्ण विकास से संबंधित शिक्षा का उद्देश्य पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा
मजबूत अकादमिक उपलब्धियों वाले प्रतियोगी, ये गलत हो जाएगा। भविष्य में करियर सफलता के लिए केवल ज्ञानात्मक, ये भी गलत हो जाएगा। चरित्र निर्माण करना और 21वीं सदी के कौशलों वाले पूर्ण व्यक्तित्व बनाना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरटी आरटीई जो राइट टू एजुकेशन का नियम है, उसकी धारा है 22वीं धारा। उसके अनुसार स्कूल विकास योजना की तैयारी के लिए स्कूल स्तर योजना शुरू करने के लिए कौन अधिकृत है, किसके अंडर ये होगा? केवल स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक, या एसएमसी जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, समुदाय के सदस्य, गैर सरकारी संगठन और नागरिक समाज के सहयोग से केंद्र सरकार के अधिकारी, या फिर राज्य सरकार के अधिकारी? सही आंसर आपका हो जाएगा ये एसएमसी, समुदाय के सदस्य और गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज के सहयोग से ये होता है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ध्रुव कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ध्रुव कार्यक्रम अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्रुव कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, ये ध्रुव कार्यक्रम रिलेटेड था आपका जो तो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनके लिए ध्रुव कार्यक्रम शुरू किया गया था। यहाँ पे देखिए, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करना और उन्हें उनके कौशल और ज्ञान को समृद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है हमारे पास, आत्मनियंत्रण, संवेदनशीलता और आत्मज्ञान ये उपदेश किसके हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, थोड़ा सा टफ लग सकता है आप लोगों को ये क्वेश्चन, क्योंकि आप महावीर के भी बोल सकते हैं, बुद्ध के भी बोल सकते हैं, गुरु नानक और कबीर सब एक तरह से एक ही तरह के थिंकर ये माने जा सकते हैं। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है आपका वो तो एज इट इज ही होना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट है। तो ये आपके जो हैं बुद्ध के स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षा के लोकतांत्रिक स्वरूप का अनिवार्य मूल्य क्या है? शिक्षा का इसमें जीवन की गुणवत्ता, भावनात्मक समाकलन, मानव गरिमा, ये सभी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में शिक्षा अधिक थी। ब्रिटिश काल की अगर बात की जाए तो इन्होंने तो सिस्टम ही लागू कर दिया था कि ऊंचे वर्ग के लोगों को शिक्षा देंगे, नीचे वर्ग तक को छन छन कराएगी। मैकाले साहब का घोषणा पत्र हमने पढ़ा था कहीं पर। सही उत्तर हो जाएगा। तो उस टाइम पे क्या था, विशिष्ट वर्गीय एक तरह की शिक्षा ब्रिटिश काल में ज्यादा थी। एक भालू बांसुरी की धुन पर कूदना सीखता है। एक भालू है जो बांसुरी की धुन पर कूदना सीखता है। यह किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? ये कौन से अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो है आपका थॉर्नडाइक का संबंधवाद है, या कोर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत है, स्किनर का सक्रिय अनुबंधन है, पावलोव का क्लासिकीय अनुबंधन है। कम से कम ये तो ध्यान रखिए, अगर आपने बहुत डेप्थ नहीं पढ़ा है, कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत को संबंधवाद कहते हैं, कार्ट लेविन का जो सिद्धांत है उसको क्षेत्र का सिद्धांत कहते हैं, स्किनर का सक्रिय अनुबंधन हो गया, और क्लासिकीय अनुबंधन आपका पावलोव का हो गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर थॉर्नडाइक का संबंधवाद है, कि भालू जो है बांसुरी की धुन पर अगर कूदना सीख रहा है तो ये थॉर्नडाइक के संबंधवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संस्कृति के संदर्भ में शिक्षा की भूमिका है। संस्कृति के संदर्भ में शिक्षा की भूमिका की अगर बात की जाए तो ऑप्शन एक बार देख लीजिए आप लोग। ऑप्शन आपके पास है समाजीकरण, संरक्षण, उन्नयन, या संरक्षण और उन्नयन दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो ये तो कई बार पढ़ा होगा। सही आंसर है आपका, तैयारी करने के घंटे भी जोड़ दिए जाते हैं, और कुल मिलाकर 45 जो है अध्यापन घंटे होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस एजुकेशन की बात की जा रही है, कि डिस्टेंस एजुकेशन इनमें से क्या है? तो डिस्टेंस एजुकेशन छात्र को कोई स्थान नहीं देती है, गलत हो गया, यांत्रिक क्रिया नहीं है। समय और स्थान की सीमाओं से मुक्त होती है। ये क्या होती है? समय और स्थान की सीमाओं से मुक्त होती है। आप जहाँ चाहो तो वहां तक पहुंच सकते हैं। निरौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। निरौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य जो नहीं है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षा प्रसार करना भी है, सांस्कृतिक समन्वय करना भी है, सांस्कृतिक संरक्षण करना भी है, आर्थिक संचय या लाभ जो है ये निरौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य
नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, सॉरी, आर्थिक संचय और लाभ ही निरौपचारिक शिक्षा का लाभ। सांस्कृतिक संरक्षण इसका उद्देश्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी मैंने करेक्ट कर दिया है कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। निरौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है। निरौपचारिक मतलब जो प्रॉपर में तो स्कूल की तरह है, औपचारिक ना ही अनौपचारिक है, ये निरौपचारिक है। सिनेमा घर, टीवी, कक्षा विभाग, ये सब निरौपचारिक के एग्जाम्पल है, परिवार इनमें से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आती है? तो प्रक्षेपण विधि की अगर बात की जाए तो मूल्यांकन, साक्षात्कार, कथाबोध, ये सभी आते हैं। व्यक्ति की आंतरिक प्रकृति को व्यक्त करती है। आंतरिक प्रकृति की अगर बात की जाए तो हमारी संस्कृति हमारी आंतरिक प्रवृत्ति को व्यक्त करती है। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि एवं तीव्र शहरीकरण मापदंड हैं। ये किसके मापदंड हैं एक तरह से? तो प्रगति, सामाजिक गतिशीलता हो रही है, उसमें वृद्धि, और तीव्र शहरीकरण जो है ये आधुनिकीकरण का मापदंड है। अगला प्रश्न है प्रयोगात्मक विधि है। प्रयोगात्मक विधि के जो स्टेप हैं, सबसे पहला तो उद्देश्य निर्धारित करना होता है। उसके बाद दूसरा जो है परिकल्पना का निर्धारण किया जाता है, यानी एक हाइपोथेटिक सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। उद्देश्य या समस्या बोल सकते हैं, इस समस्या का हाइपोथेटिकल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि ये हो सकता है इसका कारण, और फिर प्रयोगों द्वारा जितने भी हाइपोथेटिक्स आपके पास आते हैं, तो जो भी एक तरह से लोगों के विचार आए, उन विचारों के आधार उनका प्रयोग करके प्रयोग द्वारा निष्कर्ष तक पहुंचने की विधि यही है। तो प्रयोग द्वारा निष्कर्ष तक पहुंचना है। फिर चर नियंत्रण विधियां, जो वेरिएबल है उन्हें कंट्रोल भी करना है। तो ये सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय पर्यावरण से प्रभावित होता है? तो पर्यावरण से आपका बुद्धि, स्वभाव, शारीरिक वृद्धि, ये सभी प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालक में कुंठा जन्म लेती है। देखिए, अभिप्रेरकों के संघर्ष के फलस्वरूप इससे कुंठा नहीं होगी, प्रोत्साहन के अभाव के परिणाम स्वरूप। जब भी प्रोत्साहन का अभाव होता है, उसके परिणाम स्वरूप बालकों में कुंठा हो जाती है। परामर्श का उद्देश्य है छात्र की अपनी विशिष्ट योग्यताओं और उचित दृष्टिकोण का विकास करने में समाधान में सहायता देना। यह कथन किसका है? ये कथन आपका जेसी अग्रवाल जी का है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, हम दुखी मनुष्य को देखकर भी उसकी सहायता नहीं करते हैं, यह है। चलिए, आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन आपके लिए यही है कि हम दुखी मनुष्य को देखकर भी उसकी सहायता नहीं करते हैं, ये क्या है? इनमें से सक्रिय सहानुभूति है, निष्क्रिय सहानुभूति, सकारात्मक है, या फिर नकारात्मक सहानुभूति है? तो ये कुल मिलाकर हमने 50 एमसीक्यू डिस्कस किए। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और कुछ और राय सुझाव अगर आपको देना होगा तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी जो ज्वाइन मेंबर हैं वो लिंक आपको कम्युनिटी टैब में मिलेगा, चाहे वो ग्रुप ज्वाइन करने का हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का हो। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।